हेलो एंड वेलकम टू ओसीसी क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, पूरा टर्म 2 का सिलेबस एक ही वीडियो में आ रहा है। वन शॉट वन वीडियो, पूरा होल सोल सिलेबस रिवीजन हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिर्फ इस वीडियो को देख के काम बन जाएगा, आपको पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये पूरी वीडियो एक रिवीजन सीरीज़ है पूरे सारे चैप्टर्स की टर्म 2 के। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम सारे चैप्टर्स को शॉर्ट में रिवाइज करने के बाद में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसके आने के चांसेस टर्म 2 में बहुत ज़्यादा हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। तो चलते हैं। सबसे पहले चैप्टर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन के लिए, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक, आपको समझ आ रहा होगा कि क्वाड्रेटिक हम क्यों कह रहे हैं किसी भी इक्वेशन को, क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 2 है। जैसे कि हम लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। पर क्या ये इक्वेशन है? नहीं है। इक्वेशन कब होगी हमारी? कोई भी, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास कुछ लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, कुछ राइट हैंड साइड में होना चाहिए और बीच में एक इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तब हम इसको कहेंगे इक्वेशन। राइट, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, देन इट्स अ इक्वेशन। एंड टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारी जो हाईएस्ट पावर है दैट इज डिग्री हमारी 2 होनी चाहिए, तब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब अगर हम इसकी बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम कब कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम इसको जो लिखेंगे, हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। राइट, अब हमारा यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर का टर्म हो गया, एक एक्स का हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, वेयर ए बी एंड सी ये क्या है? सब कांस्टेंट्स हैं। दे आर द कांस्टेंट्स जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। राइट, तो नेक्स्ट हम बात करें, तो नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम चलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये हम बहुत जल्दी कवर कर रहे हैं चैप्टर को, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि आप पढ़ चुके हैं। जस्ट रिवीजन सॉर्ट ऑफ आपको वीडियो चाहिए एक, तो फैक्टराइजेशन हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको हम फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म से स्प्लिट करने के लिए हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 2 और कांस्टेंट हमारा यानी कि -6, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आया -12। इसके हम ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जिससे हमें +1 मिल जाए। तो अगर मैं सिर्फ 12 के फैक्टर्स बनाऊं तो 1 × 12 हो सकते हैं, ये बचपन में हम बनाते थे। 2 × 6 होते हैं 12, 3 × 4 एंड 4 × 3। तो यह रिपीट हो गया है, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे। हमारे पास ये 3 फैक्टर्स आ गए हैं, इनमें से हमें सेलेक्ट करना है सो दैट वी गेट 1 +1। और यहाँ हमारा माइनस में हमें 12 चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, तो दैट मीन्स एक डिजिट हमें प्लस में चाहिए, एक माइनस में चाहिए, तभी मल्टीप्लाई करके हमारे पास माइनस का टर्म आएगा। तो 12 और 1, इससे 12 - 1 करके हमें 1 नहीं मिल रहा है, 6 - 2 करके भी 1 नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं लेंगे, ये रिजेक्ट कर देंगे, ये रिजेक्ट कर देंगे। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 1, और हमें +1 चाहिए। ये मैं बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताना चाह रही हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे गलती करते हैं।
4 माइनस 3 1 होता है, राइट, प्लस 4 माइनस 3। लेकिन अगर मैं माइनस फोर प्लस 3 करूँ तो इट इज़ -1, और हमें क्या चाहिए, +1 चाहिए। तो हम बड़े नंबर को प्लस में रखेंगे ताकि हमें +1 मिले, और छोटे को माइनस में रखेंगे। तो जब हमने इसको फैक्टराइज करा, मिडल टर्म स्प्लिट की, तो ये हमारा 2x² प्लस 4x, क्योंकि हमने 4 को प्लस में रखना है, माइनस 3x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर लेंगे और इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ मैंने 2x को कॉमन निकाला, तो अंदर ब्रैकेट में क्या माल बचा, x प्लस 2। यहाँ मैं -3 को कॉमन ले लूँ, तो अंदर हमारा फिर से ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 2। x प्लस 2 को फिर से कॉमन ले लें, या ऐसे समझें कि इसमें से जो अंदर अंदर हमारा सेम हुआ, इसको एक ब्रैकेट में ले लिया। यहाँ हमारा बचा 2x और यहाँ हमारा बचा -3 इक्वल टू 0। इसको फिर से सेपरेट कर लेते हैं। x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। इसको यहाँ सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू हमारी आई -2, और यहाँ हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, +3/2, राइट। तो ये हमने सॉल्यूशन निकाल लिया ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, राइट। आगे बढ़ें, आगे हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। ये हमारा सॉल्यूशन हमने फैक्टराइज करके निकाला, लेकिन सभी क्वेश्चंस को ऐसे करना आसान नहीं होता है। तो हमारे पास एक और तरीका है क्वाड्रेटिक फार्मूला का, जो कि हमारा है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस विद इन स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसको हम धराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। तो इसमें हमें अपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ABC की वैल्यूज़ निकाल लेनी है और इसमें पुट कर देनी है, और सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर देंगे। एक बार हम प्लस का साइन लेंगे यहाँ पे और एक बार माइनस का साइन कंसीडर करेंगे, तो हमारी x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये जो हमारा स्क्वायर रूट में जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमें नज़र आ रहा है b² माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि हमारे जो रूट्स आएंगे वो उनका नेचर किस तरीके का होगा। तो नेचर ऑफ रूट्स की बात जब हम करते हैं, तो अगर ये हमारा D यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, यानी पॉजिटिव नंबर आता है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो हमारे रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे। रियल और अनइक्वल यानी डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे, और रियल नंबर होगा रूट्स में। अगर हमारा इक्वल आता है, डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है, तो हमारे रियल रूट्स होंगे और इक्वल होंगे। अगर एक 3 आया है तो दूसरा भी 3 ही होगा, राइट। और अगर लेस देन 0 आता है, लेस देन 0 यानी नेगेटिव नंबर, अब नेगेटिव नंबर आ रहा है तो हमारे कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, ये हमारा d जो है हमारा यहाँ स्क्वायर रूट में है, तो जब स्क्वायर रूट के अंदर हमारा कोई नेगेटिव नंबर आएगा तो हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या हमने सीखा है अब तक, नहीं सीखा है। तो ये हमारा नेगेटिव नंबर का कोई स्क्वायर रूट निकाल के कोई रियल नंबर नहीं आ सकता, इट्स नॉट अ रियल नंबर। तो इसीलिए हम कह रहे हैं नो रियल रूट्स, राइट। ये हमारा इमेजिनरी नंबर आ जाता है, जो कि हम आगे 11th 12th अगर मैथ्स आप लेते हैं तो हम उस टाइम पढ़ेंगे, राइट। आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP। सभी चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम बाद में करेंगे,
पूरा सिलेबस को शॉर्ट में रिवाइज करने के बाद तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं हम एपी की तरफ। अब ये एपी है क्या हमारा? व्हाट इज़ एपी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ऐसा प्रोग्रेशन, ऐसी सीक्वेंस जिसमें एक मेंबर और दूसरे मेंबर में जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहे। यानी हम अगर हमारा एक नंबर हमने ए लिया तो इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं, ए प्लस डी सेकेंड नंबर हो गया हमारा, सेकेंड मेंबर। थर्ड मेंबर जो हो गया ए प्लस 2d हो गया, राइट। तो यानी हमारा जो सेकेंड मेंबर और फर्स्ट मेंबर के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही थर्ड और सेकेंड में होगा। इस तरीके से हमारी एपी आगे बढ़ेगी। एग्जाम्पल अगर हम लें एक 10, 20, 30, 40, इस तरह से एपी बढ़ रही है हमारी। तो सब में 10-10 का डिफरेंस है, हम 10-10 ऐड करते जा रहे हैं सब में, राइट। आगे देखिए जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो ये मैंने जो लिखा है ये एक्चुअल में जनरल फॉर्म ही लिखा है। हम फर्स्ट जो मेंबर होता है एपी का उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट मेंबर कहें या फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, A1 भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। सेकेंड हमारा ए प्लस डी हो गया, जहाँ हमारा डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज कॉमन डिफरेंस, राइट। अब हमारा डी को अगर हम देखेंगे तो डी इज ए के प्लस 1 माइनस ए के, या फिर हम इसको अगर मैं इसको के को 1 ले लेते हैं तो हमारा क्या हो गया? A2 माइनस A1। अगर मैंने के को 3 लिया तो A4 माइनस A3। तो जो दो कॉन्जिक्यूटिव में जो टर्म्स हैं हमारे उनके बीच का डिफरेंस हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। तो हम वही बार बार ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया एपी का, राइट। इसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ एन एपी। टाइप्स ऑफ एन एपी, दो तरह की एपी होती है, एक होती है डेफिनेट और एक होती है इनडेफिनेट। डेफिनेट जैसे नाम से ही पता लग रहा है फिक्स्ड है, उसका हमें एंड टर्म पता है। हमने अगर ये किया 10, 20, 30, 40, 50, राइट, और हम स्टॉप हो गए, हमने स्टॉप कर दिया। यानी हमारी एपी इतनी है, डेफिनेट है, लास्ट टाइम हमें पता है इतनी ही एपी है। तो ये हमारा क्या हो गया? हो गया डेफिनेट एपी। इसी एपी को अगर मुझे इनडेफिनेट फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूँगी? 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ मैंने ये 3 डॉट्स लगाए। तो यानी दिस इज़ कंटिन्यूइंग, इसका कोई हमें एंड टर्म नहीं पता है कि ये कहाँ जाके स्टॉप होगी। तो दिस इज़ इनडेफिनेट एपी, राइट। आगे हम बात करते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए सबस्क्रिप्ट में हम लिखेंगे n, तो इसको हम पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। दिस इज, यहाँ पे हमें फॉर्मूले में गिवन है a प्लस n माइनस 1d, वेयर a स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म, ये हमारी फर्स्ट टर्म है एपी की। n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, हमने nth टर्म कहा, इट कैन बी 5th टर्म, इट कैन बी 100th टर्म। जब हमने इसको 100th टर्म कहा तो n 100 हो गया, 1000th टर्म कहा तो n 1000 हो गया। तो n इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज कॉमन डिफरेंस, राइट। कॉमन डिफरेंस क्या था? दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, एपी के दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, राइट। आगे हम बात करें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, लेट हमारा n 10 है, तो हमारे पास 10 टर्म्स हैं एपी के।
अब 10 टर्म्स का सबका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये जो फर्स्ट हमने लगाया ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टर्म कह रहे हैं, कभी भी बीच में से हम टर्म्स का सम नहीं ले रहे हैं। फर्स्ट n टर्म्स राइट फ्रॉम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म सबका सम कर रहे हैं टिल nth टर्म। तो इसको हम जब रिप्रेजेंट करेंगे एस एन से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और यहाँ जो हमारा फॉर्मूला है थोड़ा सा इसमें मिसिंग है, यहाँ मैं लगा देती हूँ n/2, n/2 2a प्लस n-1d। ये हमारा सम ऑफ nth टर्म हो गया, जहाँ हमारा n नंबर ऑफ टर्म्स है, a हमारा फर्स्ट टर्म, n फिर से हमारा नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज़ कॉमन डिफरेंस। और इसको हम सबकी वैल्यूज़ पुट करके हम इजीली निकाल सकते हैं। d की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल है, हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें। मोस्ट ईजीएस्ट मेथड, हमारा फॉर्मूला क्या था इसका, ak+1 माइनस ak, ये हमारा d था। तो मैंने k की वैल्यू यहाँ पे 1 ले ली, तो 1 + 1 2 हो गया एंड दिस इज़ a1। तो a2 में से a1 यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी विल गेट आवर कॉमन डिफरेंस और हम इसमें सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सो वी विल गेट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, राइट। नेक्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हम डिफरेंट शेप्स के बारे में बात करेंगे जो हमने क्लास 9th में पढ़े, क्लास 10th में भी पढ़े, और इसके कॉम्बिनेशंस ऑफ शेप्स को बात करेंगे, उनके सरफेस एरिया और उसके वॉल्यूम के बारे में। तो जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं फटाफट सारे फॉर्मूलेज का, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सारे शेप्स का। तो पहली शेप हम ले रहे हैं क्यूबॉइड। इसके लिए एक एग्जांपल हमेशा एक दिमाग में रखना चाहिए। बेस्ट एग्जांपल जो हमारा होता है रूम, क्योंकि जनरली हम रूम में ही बैठ के एग्ज़ाम भी देंगे, पढ़ेंगे भी, तो रूम इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है। हम अगर क्यूबॉइड को ओपन कर दें या फिर आप अपने रूम को भी देखो तो 6 फेसेस हैं। तो इसमें जब हम TSA निकालते हैं, अपना TSA जब हम फाइंड आउट करेंगे, तो जब TSA फाइंड आउट करने की बात आएगी तो हम 6 फेसेस का एरिया लेंगे और सबको ऐड कर देंगे अलग अलग। तो अगर मैं फर्स्ट फेस के एरिया की बात करूँ, जहाँ यहाँ हमारा फर्स्ट फेस है यानी टॉप फेस, तो टॉप फेस का एरिया क्या हो गया हमारा LB, प्लस सेकेंड फेस का एरिया हमारा हो गया BH, प्लस थर्ड फेस का एरिया हमारा हो गया L × H दैट इज़ HL, प्लस फोर्थ फेस का एरिया हमारा हो गया BH, मैं इधर लिख लेती हूँ इसके नीचे। फिफ्थ फेस का एरिया LB एंड सिक्स्थ फेस का एरिया HL। तो इन सबको अगर हम ऐड करें तो हमारा क्या आता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। तो अगर हम यहाँ पे 2 को कॉमन ले लें तो हमारा TSA ऑफ क्यूबॉइड आया 2 विद इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, राइट। अब हम अगर LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो उस केस में हम टॉप फेस का एरिया और बॉटम फेस का एरिया छोड़ देंगे, एक्सेप्ट दैट हम सारे फेसेस का 4 फेसेस यानी अगर हम रूम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 4 वॉल्स का एरिया हम ले रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया में। तो उस केस में हम LB छोड़ देंगे, तो यानी ये वाला ये हट जाएगा हमारा, बाकी हमारा सिर्फ ये बचा। तो 2BH प्लस 2HL, 2H कॉमन लेके L प्लस B। अब वॉल्यूम की हम बात करें तो वॉल्यूम हमारा होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस हमारा है L × B और इंटू हाइट हम कर देंगे, तो हमारा वॉल्यूम आ गया क्यूबॉइड का LBH, राइट। चलिए हम अब नेक्स्ट अपना शेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट शेप सिमिलर है क्यूब। क्यूब में क्या डिफरेंस है, क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस है, LBH क्यूब में सारे इक्वल होते हैं, सारे साइड्स, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। तो हमारा TSA जब हम कह रहे हैं 6 फेसेस का एरिया, तो हर फेस स्क्वायर है, तो यानी 6A²
जब हम LSA की बात करेंगे तो 4 साइड्स का होगा क्योंकि हम टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे। जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे क्यूब के तो एरिया ऑफ बेस यानी A स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी कि A क्यूब। ठीक, अब हम नेक्स्ट फिगर की तरफ चलें, नेक्स्ट शेप की। तो हमारा नेक्स्ट शेप आता है सिलेंडर। तो सिलेंडर में हम CSA कहते हैं LSA की जगह। क्यों? क्योंकि इट हैज़ अ कर्व्ड फेस। तो कर्व्ड फेस जिस भी फिगर में, जिस भी शेप में होगा तो उसमें हम CSA लिखेंगे, CSA की बात करेंगे, LSA नहीं कहेंगे। टॉप और बॉटम को इसमें भी हम छोड़ेंगे, सिर्फ हमारा कर्व्ड फेस का एरिया ले रहे हैं। तो कर्व्ड फेस को जब हम ओपन करें तो ये रेक्टेंगल बन जाता है और रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 2πr। 2πr कैसे? सर्कमफ्रेंस, क्योंकि ये इतना ही हमारा ओपन होगा और हमारा जो ब्रेड्थ हो जाएगी इस रेक्टेंगल की वो हमारी हाइट होगी सिलेंडर की। तो CSA जो होगा ऑफ सिलेंडर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि हमारा रेक्टेंगल कहाँ से आया? हमने कर्व्ड फेस को अपना ओपन कर लिया। तो L इंटू बी एंड L इज 2πr एंड B इज H। तो हमारा CSA ऑफ सिलेंडर क्या हुआ? 2πrh। अब जब हम TSA की बात करेंगे सिलेंडर की तो CSA तो होगा ही होगा, प्लस हम क्या ऐड करेंगे इसमें? CSA में हम जो ऐड करेंगे अपने ये जो टॉप और बॉटम यानी जो हमारे 2 सर्कल्स हैं इनका एरिया। और हमारे सर्कल का एरिया क्या होता है? πr स्क्वायर। तो 2 सर्कल्स हैं तो यानी 2πr स्क्वायर। और CSA हमारा क्या था? 2πrh। तो 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। यहाँ पे हम 2πr को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में हमारा बच जाता है r प्लस h। तो ये हमारा TSA आ गया सिलेंडर का। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम हमारा फिर से वही हम बात करें एरिया ऑफ बेस, और बेस हमारा क्या है? सर्कल। तो दैट इज πr स्क्वायर और इंटू हाइट, और हाइट हमारी h। तो वॉल्यूम हमारा आ जाएगा πr स्क्वायर h। ठीक, अब हम नेक्स्ट अपने शेप की तरफ चलें, दैट इज़ अ कोन। कोन में हमारा रेडियस है, एक सर्कल है, ऊपर ये कोन की शेप में है। इसका हम एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? बर्थडे कैप्स जो होती हैं हमारी, जो बच्चे पहनते हैं बर्थडे कैप्स, वो एग्जांपल ले सकते हैं। या सॉफ्टी, जिसमें हम आइसक्रीम, सॉफ्टी वाली जो आइसक्रीम्स होती हैं वो एग्जांपल ले सकते हैं। एक शेप आपके माइंड में आ जानी चाहिए हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ से। तो यहाँ पे हमारा ये सर्कुलर जो पार्ट है इसका बेस, उसमें हमारा ये रेडियस हो गया, जो ये स्लैंट हाइट होगी L, और हमारा जो यहाँ से वर्टेक्स से सेंटर ऑफ सर्कल पे अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो दिस विल बी आवर हाइट। और L को अगर हम L की वैल्यू निकालें स्लैंट हाइट की तो इसमें पाइथागोरस यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और तो L विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। राइट, अब हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो हमारा जो CSA होगा कोन का दैट विल बी πr/L। L इज स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। और जब हम TSA की बात करेंगे तो हम इस πr/L यानी CSA में हम बेस का एरिया, बेस इज सर्कल यानी πr स्क्वायर, इसको हम ऐड कर देंगे। तो हम πr को कॉमन अगर ले लें तो अंदर जो हमारा ब्रैकेट में बचा R प्लस L। राइट, अब इसके अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो होता है इसको ऐसा समझ सकते हैं, अगर हम इसमें सिलेंडर बनाएं यहाँ पे तो ये सिलेंडर का करीब करीब 1/3 मानते हैं इसको, करीब करीब क्या 1/3 ही मानते हैं। तो जो हमारा सिलेंडर का एरिया है πr स्क्वायर h, इसका 1/3 होगा, 1/3 ऑफ πr स्क्वायर h। ऐसा समझ के चलें इसमें कि इसमें 3 कोन बन जाएंगे हमारे, तो इसीलिए ये 1/3 हो गया कोन का एरिया, 1/3 πr स्क्वायर h। नेक्स्ट
हम शेप की तरफ चलें तो नेक्स्ट शेप हमारी है स्फेयर। स्फेयर में हमारा टी एस से कुछ नहीं होगा, टी एस से एल एस से या सी एस से ऐसा कुछ नहीं होगा। जो टी एस से सी एस से सब एक ही हैं, क्योंकि इसमें हमारा टॉप और बॉटम कुछ नहीं है। तो दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। और जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं स्फेयर के, तो इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं सारे फॉर्मूलेज। फिर नेक्स्ट हम बात करें शेप अपने हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर आधा स्फेयर हो गया, तो इसमें अगर हम सी एस ए की बात करें तो ये जस्ट हाफ होगा स्फेयर के सी एस ए से, दैट इज़ 2 पाई आर स्क्वायर। और जब हम टी एस ए की बात करेंगे तो इसमें ये जो सर्कल है, सर्कल का बेस का एरिया भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा बेस का एरिया। वॉल्यूम जो होगा हाफ होगा स्फेयर के वॉल्यूम से, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। चलिए नेक्स्ट हम एक बार पूरा इसको ओवरऑल रिवाइज कर लेते हैं सारा टेबुलर फॉर्म में। क्यूबॉइड में हमारा एल बी एच था, ये सी एस से हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ पे ये टी एस से हो गया। सी एस से में हमारा टॉप और बॉटम नहीं होता है, तो एल बी नहीं होगा, तो एल बी को हम हटा देंगे। वॉल्यूम हमारा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्यूब में हमारी सारी साइड्स एक जैसी होती हैं। एज हो गया हमारा लेंथ ब्रेड्थ हाइट। यहाँ पे अगर सी एस से देखेंगे तो 4 फेसेस का एरिया, टी एस से देखेंगे तो 6 फेसेस का एरिया। वॉल्यूम होगा तो ए क्यूब। सिलेंडर में 2 पाई आर एच, यहाँ पे हमारा 2 पाई आर आर प्लस एच प्लस आर, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। कोन में पाई आर एल हमारा सी एस से होगा, और इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो हमारा टी एस से आ जाएगा। और ये 1/3 होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फेयर में सी एस से 4 पाई आर स्क्वायर, टी एस से भी 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें टॉप और बॉटम नहीं होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया हमारा वॉल्यूम। हेमिस्फेयर में जस्ट हाफ हो जाएगा सी एस से, और इसमें बेस का एरिया ऐड करके 3 पाई आर स्क्वायर टी एस से हो जाएगा। वॉल्यूम भी हाफ होगा स्फेयर के वॉल्यूम से, राइट। चलिए हम जो अब जो नेक्स्ट जो अभी हम जो करेंगे, जो बेसिकली 10th क्लास में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो जैसे हमारा यहाँ पे ये 2 क्यूब हमने ज्वाइन कर दिए फर्स्ट फिगर में, तो इस केस में इसका टी एस से कैसे निकालेंगे, इसका सी एस से कैसे निकालेंगे, तो ये और इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये चीज़ें हमें देखनी हैं। तो इस केस में अगर हम देखें, ये 4 साइड वाला हमारा क्यूब है, एज इसकी 4 है, लेकिन जब हमने 2 को कंबाइन किया तो ये क्यूबॉइड बन गया, 2 को ज्वाइन कर दिया साइड से। तो हमारा अगर इसमें देखें, अगर मुझे टी एस से निकालना है तो हमारा टी एस से का फॉर्मूला क्या है, 2LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ पे हमारी L क्या है, L हमारी 8 हो गई, 8 सेंटीमीटर। B हमारा कितना हुआ, B 4 हो गया, एंड H इज़ ऑल्सो 4। तो ये हम वैल्यूज़ इसमें पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो इस तरीके से हम पहले शेप में देखेंगे कि हमें क्या विजिबल है। जो हमें इसकी जो क्यूब की 2 फेसेस हैं वो हमें विजिबल नहीं है, क्योंकि जो आपस में चिपक गए वो हमें विजिबल नहीं है, बाकी सब हमें विजिबल हैं, राइट। तो इस तरीके से हम इसका निकालेंगे। और अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो सीधा हम LBH कर लेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मैं सेकेंड फिगर अगर देखूँ अपनी, तो सेकेंड फिगर में एक क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। तो अगर मुझे इसका TSA निकालने की बात आएगी तो TSA में हम ये देखेंगे हमें कितना पोर्शन क्या क्या इसमें विजिबल है। तो क्यूब के 5 फेसेस तो हमें पूरे नज़र आ रहे हैं, तो 5 फेसेस का मतलब हो गया 5A स्क्वायर, और इसमें हमें हेमिस्फेयर का CSA नज़र आएगा, क्योंकि इसका जो बेस है वो हमें नज़र नहीं आएगा। तो इसमें 5A स्क्वायर के साथ में CSA ऑफ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और हमारा क्या हुआ, क्या नहीं दिखा, उसको हमें क्या करना पड़ेगा,
सब्ट्रैक्ट करें या फिर हम क्या करें, इसमें हमने जो जो दिखा हमने ये देख लिया, लेकिन हमें इस वाले एज का, इस वाले जो फेस है, इस जो हमारा 6th फेस है, 6th फेस का हमें कुछ पार्ट यहाँ पे विजिबल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें पूरे फेस का एरिया माइनस हमारा जो सर्कल का सर्कुलर पार्ट जो है, बेस वाला जो पार्ट है, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर। यानी कि हमारा अगर हम देखें तो ये 6a² हो गया पूरे 6 के 6 फेसेस का, माइनस पाई आर स्क्वायर हमने किया, लेकिन इसमें हमने 2πr² ऐड भी किया, तो ये यहाँ पे अल्टीमेटली जो हुआ वो पाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा TS से आ जाएगा पूरा इस शेप का, राइट। अगर हम अब थर्ड फिगर की बात करें तो थर्ड फिगर में हमारे हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन रखा है, तो इसमें जब हम TS निकालेंगे तो TS कैसे निकालेंगे, TS हम CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ कोन, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमारा आ जाएगा इसका CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस इसमें हम क्या ऐड कर दें, CSA ऑफ कोन। एक बार आपको सारे फॉर्मूलेज याद हो जाए और उसके बाद आपको ये समझ में आ जाए कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है, हमें क्या नज़र आ रहा है। हमें हेमिस्फेयर का जो बेस है वो नज़र नहीं आ रहा, कोन का बेस भी नज़र नहीं आ रहा, जो हमें नज़र आ रहा है हमें सिर्फ उसी का एरिया निकालना है। जब हम हमारा जो भी शेप हमें जो भी हमें सॉलिड दिया है उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सब चीज़ें और आप क्वेश्चंस कर पाएंगे अब। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, फटाफट इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जो सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज़ की बात करेंगे 10th क्लास में, तो यानी हमारा मीन आ जाता है, मीन ऑफ ग्रुप डेटा। तो इसके हमारे पास में दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में जैसे हमें ये इतना हमें दिया होगा, गिवन होगा, हमें क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए होंगे, सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, मीन। तो डायरेक्ट मेथड के अंडर हम पहले क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे, XI क्या है, हम क्लास मार्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करके हम क्या करने वाले हैं, ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। जैसे कि यहाँ पे इस वाली क्लास इंटरवल में अगर हम देखें तो हमने क्या किया, 10 + 25 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट विल कम टू बी 35/2, यानी कि हमारा ये आया 17.5। सेम वे हम यहाँ इसको निकालेंगे, 25 + 40/2, ये हमारा हो गया 65 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट विल बी 32.5। इस तरीके से हम अपने सारे क्लास मार्क्स फाइंड आउट कर लेंगे। और क्लास मार्क्स निकालने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक नया कॉलम बनाना है, FI × XI। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग XI से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे। सेम वे हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा और हम सबको ऐड कर देंगे, तो हमारा सिग्मा FI XI, सिग्मा मीन्स समेशन, ये हम सबको ऐड करके हमारा 1860 आया। यहाँ हमने अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड किया, यानी सिग्मा FI दैट इज़ कमिंग टू आउट टू बी 30। और ये हमारा डायरेक्ट मीन निकालने के लिए, डायरेक्ट मेथड है जो है मीन निकालने के लिए, सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, सिग्मा FI XI की 1860 और सिग्मा FI हमारा है 30। तो हम इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा मीन जो आ गया हमारा यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से हमने फाइंड आउट किया, इट इज़ 62, राइट। नेक्स्ट मेथड हमारा आता है मीन निकालने का, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में हम एक डेटा ले लेते हैं अपना, यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल्स गिवन है, यहाँ हमारा फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये हमने क्लास मार्क निकाल लिया जैसे हमने लास्ट
डायरेक्ट मेथड में निकाला था, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये मिड वैल्यू या फिर इसको हम क्लास मार्क कहें, ये फाइंड आउट हो गया। अब हमें एज्यूम मीन, हमें एक इसमें से जो क्लास मार्क्स है इसका मिडल वाला जो वैल्यू है उसको हम एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा मीन है। तो यहाँ पे हमारे 5 क्लास इंटरवल्स थे, तो हमने थर्ड वाले को एज्यूम कर लिया, यानी 25 को एज्यूम किया हमने कि इट इज़ आर एज्यूम्ड मीन। लेकिन अगर हमारे इवन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स हैं तो हम मिडल वाले 2 क्लास इंटरवल्स में से किसी को भी कर सकते हैं। इसके बाद हम जो निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे डेविएशन फ्रॉम द मीन, या फिर हम ये कहें डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। तो हमारा जो डेविएशन है डी आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स आई माइनस ए। तो हम ए हमारा 25 लिया है, हमने एज्यूम किया है मीन को, तो ये लेके हम इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी क्लास मार्क्स हैं उसमें से एज्यूम मीन को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। 5 माइनस 25 करेंगे तो -20 आएगा, 15 माइनस 25 करेंगे तो -10 आएगा। ऐसे ही सिमिलरली हमारे ये सारे निकल आएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे एफ आई डी आई में हम एफ आई और डी आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते जाएंगे। साइन का बहुत ध्यान रखना है इसमें, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे हम माइनस का साइन लेंगे। यहाँ पे -80 आ गया, सिमिलरली हमारा सारा आ जाएगा। इसके बाद हम सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे, यानी एफ आई डी आई वाले कॉलम में जो हमारे सारे नंबर्स हैं इनको ऐड कर देंगे। तो हम इसके लिए इन दो जो नेगेटिव वाले जो नंबर्स हैं, हमारे जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनको ऐड कर लेंगे। तो ये -2 2 0, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मिस्टेक ना हो, ये तो 0 ही है। यहाँ पॉजिटिव नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे तो इट विल बिकम 3 3 0। ये प्लस में आया और ये माइनस में, एक नंबर प्लस में आ गया हमारा और एक नंबर माइनस में। अब हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमारा 1 1 0 आ जाता है और हम बड़े नंबर का साइन लगाएंगे प्लस, राइट। अगर हमारा नेगेटिव नंबर बड़ा होगा तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। फिर यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड कर लेंगे तो सिग्मा एफ आई हमें मिल जाएगा 50। अब हमारा जो एज्यूम मीन निकालने का जो फॉर्मूला है ये हमारा यहाँ पे गिवन है, एक्स बार को मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल्स टू एज्यूम मीन यानी ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई प्लस अपॉन एन कहें या सिग्मा एफ आई कहें। तो यहाँ पे हम इन सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारा मीन आ जाएगा 27.2। ईजी मेथड है, एक फॉर्मूला ही याद करना है इसमें हमें, बाकी इतना मुश्किल नहीं है। कैलकुलेशंस इसमें कम हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला लंबा है। चलिए हम अब आगे चलते हैं मीडियन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी है, तो इसके लिए हम एक डेटा ले लेते हैं अपना। ये हमें मार्क्स यानी हमें ये सी आई गिवन है, यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक कॉलम बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सी एफ। इसमें हम ये फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ लिखेंगे। सेकंड के लिए हम जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है इसमें ये 2 यहाँ ऐड कर देंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट के लिए हम 9 ऐड करेंगे तो ये 24 हो गया। फिर 24 को ऐड करेंगे तो ये 34 हो गया। अब 34 को यहाँ 11 में ऐड कर देंगे तो हमारा ये 45 आया। 45 को इधर ऐड किया तो इट इज़ 50, राइट। यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर हम इसका मतलब क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ का, यहाँ हमने 30 है हमारा क्लास इंटरवल, इस क्लास इंटरवल में अपर लिमिट, तो लेस देन 30 हमारे 24 स्टूडेंट्स हैं। अगर ये मार्क्स हैं हमारे ये, तो मार्क्स जो है लेस देन 30 मार्क्स जो हैं हमारे 24 स्टूडेंट्स के हैं, क्योंकि ये सारे ऊपर वाले जो हैं ये सब हमारे लेस देन 30 हैं।
तो इन सबको ऐड करके हमारा 24 आ रहा है। इसके बाद हम निकालेंगे अपना मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए हम क्या करने वाले हैं, मीडियन क्लास के लिए हमारा ये टोटल n आ गया है, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम n/2 निकालेंगे। n/2 इज़ 50 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 25। अब ये जो हमारा n/2 आया है ये हमारा कहाँ फॉल कर रहा है, CF की जो ये हमारे CF दिए हुए हैं डिफरेंट, तो हमने देखना है। तो यहाँ पे 25 का मतलब 24 स्टूडेंट्स यहाँ तक लाए कर रहे हैं, तो 25th स्टूडेंट इस वाले कैटेगरी में लाए करेगा। तो ये हमारा, इससे हमने अपनी मीडियन क्लास फाइंड आउट कर ली। ये क्लास जो हो गई 30 to 40, दिस इज़ आवर मीडियन क्लास। अब हमारे फॉर्मूले में अगर हम देखें तो L इज़ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो L जो हो गया हमारा 30 हो गया। n/2 अभी हमने फाइंड आउट कर ही लिया है 25। CF जो होता है, CF जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने फॉर्मूले में, ये वैल्यू जो है प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो इससे पहले वाली CF है। तो यानी ये हमारा CF हो गया 24, राइट। इसके बाद हम बात करें F की, तो F हमारा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी जो हमारी है मीडियन क्लास में ये हमारी 10 है, तो F इज़ इक्वल टू 10। H हमारा होता है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ अगर हम देखेंगे अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारा 10 आ गया। ये सारी वैल्यूज़ हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा मीडियन निकल आएगा। मीडियन एक्चुअली में है क्या, मीडियन एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है, ऐसा नंबर है जिसके ऊपर और नीचे 50% केसेस लाए कर रहे हैं, राइट। तो हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोड की। तो मोड क्या है, मोड जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, अपनी मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के लिए हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 10 है, तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। दिस इज़ आवर मॉडल क्लास। अब हम इसका फॉर्मूला देखें मोड निकालने के लिए। तो इसमें जो ये हमारे इतने सारी हमें दिख रहे हैं चीज़ें, L, F1, F0, F2, H, तो इसको देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे हमारे ये क्या क्या हैं, कौन कौन सी वैल्यू को हम लेंगे। तो L जो है हमारा, L इज़ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो L की वैल्यू हमें पता लग गई, L क्या है हमारा 30। F1, F0, F2, इनके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी मॉडल क्लास है इसको हम F1 लेंगे, इससे ऊपर प्रीसीडिंग क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F0 या F0 लेंगे, और जो इसके अगली जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम F2 लेंगे। तो ये 0, 1, 2 सीक्वेंस में ही है, तो याद करने के लिए इजी रहेगा, मार्क करने के लिए। और H हमारा जैसे हमने लास्ट मीडियन में देखा था, तो H इज़ क्लास विड्थ, जो हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करेंगे दैट इज़ 5। तो ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूले में, और बहुत ही आराम से हमारा मोड निकल आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक हमें अगर देखें कि अगर हमें 2 चीज़ें हमारे पास गिवन है जो हमारी मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, मीन, मीडियन, मोड, उनमें से हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, तो हम थर्ड वाली निकाल सकते हैं डायरेक्टली। कैसे, बाय यूजिंग एम्पेरिकल फार्मूला। अभी एम्पेरिकल फार्मूला एक रिलेशनशिप है मीन, मीडियन, मोड में। 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, बच्चे उल्टा पुल्टा कर देते हैं, तो एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। मिड में मोदी 3, 2, 1, मिड में मोदी
3 2 1 ये मैंने लिया। तो मिड का मतलब हम मीडियन ले रहे हैं, इक्वल टू यहाँ लगाएंगे मिड में, मीन्स ME है तो मीन हो गया, और मोदी में MOD है तो मोड। और 3 2 1 हमने कहा 3 2 1, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। फिर से बता देती हूँ, मिड में मोदी, मिड मीन्स मीडियन, में ME आ रहा है तो मीन हो गया, और मोदी में MOD है तो मोड हो गया, और मिड में मोदी 3 2 1 3 2 1। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी एग्जाम में। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लेते हैं कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस में हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहला, एक लाइन सेगमेंट गिवन होगी, उसको एक पर्टिकुलर गिवन रेशियो में डिवाइड करना है, और दूसरा एक सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करना, राइट। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। हम एक लाइन सेगमेंट ले रहे हैं 7.6 सेंटीमीटर की, इसको नाम दे देते हैं AB। इसे हमें 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप, हम एक एक्यूट एंगल फॉर्म कर लें। एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पे हमने A पॉइंट पे एक एक्यूट एंगल बनाती हुई एक रे बनाई है अपनी AX। रेशियो हमारा है 2:3। इसको अगर हम ऐड करें तो हमारा आता है 5। तो यहाँ पे हमें AX को 5 इक्वल डिविजन्स मार्क करने हैं। एक कन्वीनियंट रेडियस लेंगे हम और यहाँ से मार्क करना स्टार्ट कर देंगे। A पॉइंट पे रखेंगे, ये मार्क किया, फर्स्ट डिवीजन हो गया। इक्वल डिविजन्स है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन सबको हम नाम दे देते हैं A1, A2, A3, A4 एंड A5। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इस B को A5 यानी फिफ्थ डिवीजन से हम ज्वाइन कर देंगे। अब हम 2:3 के रेशियो में अपनी AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है। तो हम सेकेंड जो हमारा कट है दैट इज़ A2, यहाँ पे पैरेलल टू A5B एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें। तो इसके लिए हम एक आर्क लगाएंगे यहाँ पे A5 से लेके, सेम रेडियस से हम A2 पे आर्क लगाएंगे। A2 को सेंटर लेके इसको हम मेजर कर लेंगे आर्क को, और यहाँ रख के हम इस आर्क को कट कर देंगे। अब हम A2 और इस जो हमने आर्क कट किया है इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो हमारा बनेगा ये पैरेलल टू A5B बनेगा। इसको नाम दे देते हैं C। तो AC और CB का रेशियो जो हो गया 2:3, राइट। इसमें हमने सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाया है। ये मैं एक ट्राइंगल ले लूँ ABC, तो एक साइड के अगर एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट से मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, लाइन सेगमेंट, तो ये इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी थर्ड जो साइड होगी हमारी, अगर हमारा फर्स्ट साइड से हम एक पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं सेकेंड साइड पे, तो थर्ड साइड को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये कन्वर्स ऑफ BPT है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जब हमारा DE इज पैरेलल टू BC है तो हमारा AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यही कॉन्सेप्ट हमने लिया है। यहाँ 2:3 है तो हमने यहाँ पे भी 2:3 हो गया ये बाय कन्वर्स ऑफ BPT, राइट। तो ये पहली चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ हम जो बात करते हैं, हमारा जो कंस्ट्रक्शन में है एक सर्कल हमें गिवन है, उसका रेडियस कुछ भी हो सकता है। अभी हमने ऐसे ही एक सर्कल बना लिया है, ये इसका सेंटर हो गया।
एक एक्सटर्नल पॉइंट हमें कहीं गिवन है P पॉइंट, यहाँ से हमें दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो पहला स्टेप क्या है, हम इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर लेंगे। सेकेंड, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे बाय टेकिंग मोर देन हाफ ऑफ OP। हम O से एक आर्क लगाएंगे ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। फिर P पॉइंट से सेम रेडियस से प्रीवियस आर्क्स को हम कट कर देंगे। इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो पॉइंट हमारा आया, लेट इट बी M। M जो हमारा आया, ये इसका मिड पॉइंट आ गया। अब M को सेंटर लेते हुए MP को रेडियस लिया हमने और एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया बाय टेकिंग M एज सेंटर। अब यहाँ ये दो पॉइंट्स पे कट किया इसने, यहाँ Q आ गया हमारा सर्कल का और ये R आया। अब हम P और Q को ज्वाइन कर देंगे और P और R को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो गई PQ एंड PR आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हम टर्म 1 में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशन में हम बात करें, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें लाइन ऑफ साइट। ये हम किस डायरेक्शन में कहाँ हम देख रहे हैं। तो यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ हम खड़े हैं और हम एट द पॉइंट C देख रहे हैं। A पॉइंट पे खड़े हैं, C पे देख रहे हैं। तो दिस इज़ आवर लाइन ऑफ साइट, राइट। अगर हम ऊपर की साइड कहीं खड़े हैं, जैसे कि हम यहाँ देखें, अगर हम यहाँ इस पॉइंट पे खड़े हैं और हम नीचे देख रहे हैं, तो नाउ दिस विल बी आवर लाइन ऑफ साइट। यहाँ मैं इसको नाम दे देती हूँ PQR। हम P पॉइंट पे खड़े हैं और हम R पे देख रहे हैं, नीचे डाउनवर्ड देख रहे हैं, डिप्रेशन। तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट PR, दिस इज़ लाइन ऑफ साइट। तो जो हमारी लाइन ऑफ साइट होती है उससे हमारा एंगल्स आते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब आता है, जब हम नीचे से ऊपर की साइड देख रहे हैं, ऊपर की डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो हमारा लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ है, तो यहाँ हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन आता है, एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट टू द हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी कि AB। तो ये एंगल जो फॉर्म हुआ, दिस इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे हमारा एंगल की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री। ये हमारा CB जो है ये टावर है। तो टावर को हम यहाँ A पॉइंट पे खड़े होके C पे इसका टॉप देख रहे हैं, टॉप ऑफ द टावर। तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई। लाइन ऑफ साइट से हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो एंगल बन रहा है, दैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में हम नीचे की साइड देख रहे हैं, हम ऊपर खड़े हैं यहाँ P पॉइंट पे और हम R पॉइंट पे देख रहे हैं। तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई। लेकिन लाइन ऑफ साइट के साथ में हम जो एंगल देखते हैं, किसका देखते हैं, यहाँ पे एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। कभी भी हम ये वाला एंगल नहीं लेंगे, बच्चे काफ़ी गलती कर देते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। जो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा हमारा लाइन ऑफ साइट के साथ में, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे सेम पॉइंट से जहाँ से हम देख रहे हैं। दैट इज़ इस केस में हम देखें तो P पॉइंट से, तो P पॉइंट से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ इसके और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको, और क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसी के ऊपर अगर ये हमने गलत मार्क कर दिया तो हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट। और एक बार हमने क्वेश्चन समझ के फिगर ड्रॉ कर ली, हमने एंगल सही मार्क कर लिए अपने, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके बाद हमें क्या चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए,
हमें चाहिए वैल्यूज़ जो हमने टर्म 1 में निकाली थी, सारी फाइंड आउट की थी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। तो यहाँ पे ये टेबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम sin 0 की वैल्यू, sin 30 की सारी वैल्यूज़ हैं। थोड़ा मुश्किल तो है लर्न करना, लेकिन एक ट्रिक के थ्रू हम बहुत इजीली इन सबको लर्न कर सकते हैं। तो ये जो मैंने ट्रिक दी है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए और फटाफट ट्रिक देखिए और फटाफट इसके ऊपर कमांड ले आइए। और ये एक बार आपका सारी वैल्यूज़ निकालने का आपके पास तरीका आ गया, आपको लर्न करने की ट्रिक पता लग गई, तो उसके बाद तो ये चैप्टर को तो आप फोड़ डालेंगे। आपके 100% मार्क्स इसमें पक्के हैं, राइट। एक बार आपने फिगर बना ली, वैल्यूज़ डाल दी, फिर बचा क्या? कुछ नहीं। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सर्कल्स। तो सर्कल्स में सबसे पहले हम बात करें सर्कल और एक लाइन। हमें सर्कल और एक लाइन दोनों चीज़ें इकट्ठी एक प्लेन पे ड्रॉ करनी है। तो हमारे पास 3 तरीके हैं। फर्स्ट, जहाँ पे हमारा सर्कल और हमारा लाइन मीट नहीं कर रहे, यानी दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, गैप है बीच में। सेकेंड तरीका क्या है हमारा 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर जाए। हमने लाइन ड्रॉ की सर्कल के साथ, तो हमारी लाइन और सर्कल 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए और बी। थर्ड तरीका हमारा क्या है? थर्ड वे, हमारा जो लाइन है वो सर्कल से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, टच करे। तो ये हमारा जो थर्ड तरीका है, जब हमारा एक पॉइंट पे टच करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट, राइट। जब हमारा 2 पॉइंट्स पे टच करे, सेकेंड केस में जैसे हमने कहा हमारी लाइन सर्कल से 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो और ये हमने क्योंकि लाइन है हमारी दोनों साइड पे एक्सटेंड हो सकती है, एरो से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, तो इसको हम बोलेंगे सीकेंट। तो सीकेंट और टेंजेंट के बीच में डिफरेंस समझ आ रहा होगा। सीकेंट हमारी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी सर्कल्स, और लाइन हमारी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे इसमें है सेकेंड केस में ए और बी। और थर्ड केस जैसे एक पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करती है हमारी लाइन और सर्कल, तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं, इस लाइन को। ओके, आगे मूव करते हैं हम अब एक सर्कल पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट मैंने माना एक पर्टिकुलर पॉइंट P, तो इसमें हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम लाइंस की बात करें तो लाइंस तो हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, हम कितनी भी, जिनको हम गिन ही नहीं सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं टेंजेंट की बात करूं तो टेंजेंट वी कैन ड्रॉ जस्ट 1 एट 1 पॉइंट ऑन अ सर्कल। क्यों? क्योंकि अगर हमने जैसे हमने ये नंबर, इनको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस हमने ड्रॉ की। फर्स्ट लाइन को देखें तो ये हमारा 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये टेंजेंट नहीं है, इट इज़ अ सीकेंट। सेकेंड को देखें तो ये भी हमारा 2 पॉइंट्स पे कर रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो सीकेंट। ऐसे ही हम सारी लाइंस को देखेंगे तो हमारा सिर्फ सारी लाइंस ऐसी ही होंगी जो हमारा 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अदर देन 1 दैट इज टचिंग द सर्कल एट 1 पॉइंट, दैट विल बी द टेंजेंट टू आवर सर्कल, जो हमारी एक पॉइंट पे टच कर रही है, राइट। अगर हम ये 7 वाले को देखें तो यहाँ से और ये 2 पॉइंट्स हो गए। 6 को देखें तो ये और यहाँ ये 2 पॉइंट्स हो गए। 5 को देखें, ये भी 2 पॉइंट्स हैं, ये भी सीकेंट हो गई। 4 को देखें तो 4 1 पॉइंट पे टच कर रही है। 3 को देखें तो 3 भी 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है। तो जो हमारी 4 वाली जो लाइन है, दिस इज़ आवर टेंजेंट। ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी थ्योरम्स की तरफ। इस चैप्टर में 2 थ्योरम्स हैं हमारे पास। थ्योरम 10.1 10.1 इसीलिए है क्योंकि चैप्टर नंबर 10 है ये। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो हमारा ये पॉइंट है P सर्कल पे, जिस पे हमारी टेंजेंट है ये XY,
एंड दिस टेंजेंट एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू द पी ओ, यानी हमारा रेडियस जो कि हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू बना हुआ है, यानी पी के थ्रू। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो हमें क्या प्रूव करना है, OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, राइट, यही प्रूव करना है। अगर मैं शॉर्ट में इसको देखूँ तो ये OP जो है हमारा P से O यानी रेडियस P पॉइंट से जो रेडियस है हमारा, दिस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, या इनफैक्ट हम उल्टा कहें कि एक्स वाई इज़ परपेंडिकुलर टू OP, राइट। तो इसके लिए अगर मैं देखूं, मैंने एक पॉइंट ले लिया Q ऑन द टेंजेंट अदर देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो हमने कहीं पे भी एक पॉइंट लिया Q एक्स वाई पे और इसको हमने ज्वाइन कर लिया O से Q को। हमने क्या किया, ज्वाइन O Q। तो अगर मैं O Q को देखें, O Q हमारा जो सर्कल पे मीट जिस पॉइंट पे कर रहा है, लेट इट बी R, तो हमारा O Q इज इक्वल्स टू व्हाट, O R प्लस R Q, राइट। तो यानी हमारा O Q जो है O R से ग्रेटर है, बिकॉज O R में हम कुछ ऐड कर रहे हैं तब हमें O Q मिल रहा है, तो दैट मीन्स O Q इज ग्रेटर देन O R एंड O R इज रेडियस, तो हम O Q इज ग्रेटर देन O P भी लिख सकते हैं, बिकॉज O R इज इक्वल्स टू O P इज इक्वल्स टू रेडियस, राइट। तो यानी हमारा O Q O P से बड़ा है, ग्रेटर है। हम कोई भी पॉइंट एक्स वाई पे लेंगे, किसी भी जगह पर, कहीं पे भी हम कोई भी एक पॉइंट ले ले, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन O P, दैट मीन्स O P इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from point O to our tangent एक्स वाई, राइट। तो जब हमारा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, एक पॉइंट से एक लाइन पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर ही होता है, दैट वी नो। देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, hence our theorem 10.1 is being proved, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलेंगे। दो ही थ्योरम्स हैं इसमें चैप्टर में, तो हम सेकेंड थ्योरम की तरफ चलें। तो सेकेंड थ्योरम हमारी क्या कहती है, द लेंस ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहाँ से हमने सर्कल जो जिसका सेंटर है O, इस पे हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की PQ एंड PR, तो ये इनकी लेंथ इक्वल है। तो हमें क्या प्रूव करना है एक्चुअल में इस थ्योरम में, OP is equals to, no not OP, it's QP, QP is equals to RP। यह हम बेटर रहेगा हम इसको इस तरीके से लिखें, PQ is equals to PR, right, this will be the better way to write, PQ और PR इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम एक इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने इसमें, हमने किया जॉइन OP, अब हम ट्राइंगल अपने लेंगे POQ इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल POR,
इसमें अगर हम देखें तो हमारा OQ हमारा जो OQ है, OQ इज इक्वल्स टू OR। क्यों? क्योंकि बोथ आर रेडियस, रेडियाएँ हैं दोनों हमारे सर्कल्स के, राइट। अच्छा, इसके अलावा OP इज इक्वल्स टू OP, ये हमारा कॉमन हो गया, दोनों ही ट्राइंगल्स में हमारा OP आ रहा है, तो ये कॉमन हो गया। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये OQ जो होता है हमारे PQ के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री बनाता है, राइट। तो ये हमारा एंगल OQP इज इक्वल्स टू एंगल ORP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। तो हम अगर अब देखें हम कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ये हमारा राइट एंगल हो गया, ठीक। ये हमारी हाइपोटेन्यूस हो गई कॉमन, और ये हमारी साइड इक्वल हो गई। तो बाय RHS ट्राइंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POR बाय RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड। तो जब हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वो भी इक्वल होंगे। सो PQ विल बी इक्वल टू PR बाय CPCT, राइट। तो ये हो गई प्रूफ हमारी थ्योरम 10.2। अच्छा, इसके अलावा इस 10th क्लास में हमारे सर्कल्स चैप्टर में 2 ही थ्योरम्स हैं, लेकिन 9th क्लास की कुछ थ्योरम्स हैं जो इसमें यूज़ होती हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, ठीक। जो हमारा सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। पहली थ्योरम जो हमारी काफ़ी यूज़ होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। दूसरी थ्योरम हमारी क्या कहती है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर हमारे पास 2 कॉर्ड्स हैं एक सर्कल में और दोनों इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। थर्ड थ्योरम हमारी ये कहती है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि एक आर्क्स जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करता है, अगर हम ये सर्कल ले लें, ये आर्क है हमारा, ये सेंटर पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है, दिस एंगल इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट मतलब ये, इस पे जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है, अगर ये हमारा x है तो दिस विल बी 2x। तो ये थ्योरम हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनी 2 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ये इसी से रिलेटेड ही थ्योरम है। हम अगर एक ही आर्क से एक ही सेगमेंट में 2 एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे। ये x है तो ये भी x होगी। एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल, ये भी इसी का ही एक्सटेंशन है। अगर हमारे सेमी सर्कल, ये हमारा सेंटर ले लें, ये सेमी सर्कल हमारा बन गया, तो यहाँ एक एंगल अगर फॉर्म हो रहा है तो दिस इज़ अ राइट एंगल, राइट। आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। वैसे हमने स्टार्टिंग में वीडियो के ये प्रॉमिस किया था कि एंड में हम क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, टर्म 2 के सारे चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हम एक नई वीडियो लेके आएंगे। तो स्टे ट्यून, मेरे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ते रहिए। मैथ्स से घबराइए मत, डरने की ज़रूरत नहीं है। पेपर बहुत पास हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स बहुत पास आ गए हैं, लेकिन बस ये लास्ट शॉट है, फटाफट इसको अच्छे से खेल जाइए। सो स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी,
and keep studying. Bye bye.